हाय एवरीवन। हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम सेकंड टाइप्स डिस्कस करेंगे जो कि है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर टू वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड है टाइप्स पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर का एडिशन करना हो, हमने क्या बताया था कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों के दोनों हम यूज करते हैं फॉर टू वेक्टर एडिशन। तो इसका हम यूज करेंगे टू वेक्टर एडिशन फॉर टू वेक्टर्स एडिशन। और हमने ये भी बताया था कि पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे टेल टू टेल मेथड। अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, उनका अगर आपको एडिशन करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के टेल को मिलाओगे। फिर उनके बाद उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको दो वेक्टर कुछ इस फॉर्म में दिए, मान लिया कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपका ये है। ये आपका है, मान लिया कि ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। अब आपको क्या करना है, इनका करना है एडिशन। तो यहां पे क्या करोगे, फर्स्ट वाले वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लो। चलो फर्स्ट वेक्टर को हमने ड्रॉ कर लिया। फिर फर्स्ट वेक्टर वाले के टेल से क्या कर दोगे, सेकंड वाले वेक्टर को टेल को मिला दोगे। यानी कि फर्स्ट वाले वेक्टर, ये वाला आपका फर्स्ट वेक्टर था और ये हो गया सेकंड, दोनों के टेल को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। हमने बताया था कि वेक्टर का आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, बट डायरेक्शन आप उसका मत चेंज करना। तो पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते। तो हमने क्या किया, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ए के साथ मिला दिया टेल टू टेल। अब होगा क्या, यहां पे देखो, अगर आप तो ये ऐसा नजर आएगा, कुछ पैरेललोग्राम टाइप का नजर आएगा। और आपने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में साइड जो होता है वो इक्वल होता है। पैरेलल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ये बी वेक्टर होगा तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। अब अगर हम एक काम करें, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करें, फिर इससे हम इसको ऐसे मिला दें। ठीक। अब यहां पे देखा जाए ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा ना, वही बताएगा रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर को। यानी ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर। अच्छा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमने पहले भी क्या लिया था, एंगल लिया था थीटा। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका थीटा। अब अगर इसको हमने ले लिया था अल्फा, तो ये हो जाएगा, मैं मान लेता हूं कि ये होगा बीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस जैसा ही पॉइंट मान रहे हैं ताकि हमें डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करने में डिफिकल्टीज ना आए। जैसे हमने इस पॉइंट को P माना था, इसको हमने Q माना था, इसको S माना था, इसको हमने T माना था। फिर हमने ये देखा था कि B का इधर कंपोनेंट आया था B cos थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट आया था B sin थीटा। जो भी इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले जाकर वेक्टर का सेकंड लेक्चर आप अटेंड कीजिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक पूरा बताया है कि इधर बी कॉस थीटा कैसे आएगा, इधर बी साइन थीटा कैसे आएगा, और ये ट्रायंगल कैसे बना था। पूरी सारी बातें हमने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हमने क्या किया, ए और बी की सहायता से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम से इस पॉइंट को लेकर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। तो फिर हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू एस टी। अब सेम प्रोसेस आपको करना है। अगर आप यहां पे देखो ट्रायंगल पी क्यू एस टी देखो, अगर आप, तो यहां पे भी फिर वही करोगे। आप क्या, आप यही करोगे, पी टी का स्क्वायर इक्वल टू करोगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। तो ये पी टी का स्क्वायर क्या होगा, ये पी टी आपका हो जाएगा आर, बता रखा था। पी क्यू क्या है, बी साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। और क्यू टी को क्या लिख सकते हो, क्यू टी को आप लिख सकते हो क्यू एस प्लस एस टी, यानी ये हो जाएगा क्यू एस प्लस एस टी। अब अगर आप
यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्यू एस की वैल्यू है बी कॉस थीटा प्लस एस टी की वैल्यू है ए, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, जैसा हमने ट्रायंगल में किया था। बस ट्रायंगल लॉ और इसमें डिफरेंस क्या है, ट्रायंगल में आपका ट्रायंगल फॉर्म सिर्फ बनेगा और पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम बनेगा। बाकी आगे का स्टेप जो है वो सेम रहेगा, इसीलिए हमने क्या किया है, पी क्यू एस टी सेम पॉइंट माना है, ताकि आपको अगर आप प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर इस लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हो तो ये पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे ये हमारा मिल गया। अब हम अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इस कंपोनेंट में इसमें दोनों में देखा जाए तो बी स्क्वायर कॉमन है। जब बी स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्टेंट, जो कि हमने ट्रायंगल लॉ में भी यही फाइंड किया था। आंसर आपका दोनों से सेम आएगा क्योंकि फार्मूला जो होगा सेम होगा, बस डेरिवेशन का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें ट्रायंगल लॉ लगता है, इसमें पैरेललोग्राम मेथड लगता है। फाइनल रिजल्टेंट दोनों का सेम रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे भी tan अल्फा जब निकालोगे ना, तो tan अल्फा आपका यहाँ पे भी क्या आएगा, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा आएगा। ये हम ट्रायंगल लॉ में देख चुके हैं, इसलिए इसका मैं बार बार पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जिसको भी डाउट हो रहा है वो लेक्चर नंबर 2 वेक्टर का अटेंड कर लीजिएगा, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। हाँ, tan बीटा को हमने एक्सप्लेन नहीं किया था वहां पे। यहाँ पे हमने ध्यान से अगर आप देखो इस फिगर को, तो यहाँ पे हमने बीटा माना है किसके किसके बीच एंगल, बीटा है बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। अल्फा क्या था, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, और बीटा हो जाएगा आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा इसको देखते हैं। अगर आपको निकालना हो tan बीटा, tan अल्फा तो हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, कुछ समय के लिए अगर हम ये मान लें कि जो हमें वेक्टर गिवन था, मान लिया कि एक वेक्टर ये आपका था और एक वेक्टर आपका ये था, ठीक। अगर हम ये मान लें कि ये जो है ना, ये आपका है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। हमने क्या किया, बस मानने तो हमने पहले भी क्या किया था, हॉरिजॉन्टल वाले को ए वेक्टर माना था और इस वाले वेक्टर को हमने बी माना था। बस हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया कि हमने जहां पे ए माना था वहां पे बी कर दिया, जहां पे बी माना था वहां पे ए कर दिया। अब इसको अगर आप पैरेललोग्राम से ऐड करो तो क्या आएगा, जब पैरेललोग्राम से आप ऐड करोगे ना, तो ये आपका एक वेक्टर तो ये हो जाएगा, एक वेक्टर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है। इसका जब ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, तो एक वेक्टर ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये आपका ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा, और इसको हमने बी मान लिया है, ठीक। अब अगर हम इस पॉइंट से इस पर अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको पता है कि इन दोनों का, इसको और इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा वही क्या बताएगा, वही बताएगा रिजल्टेंट को, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा उनके बीच से जाएगा। बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा ये गारंटी नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच से ही जाएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी दोनों वेक्टर के बीच के अलावा साइड से नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इधर बना दो कि इधर रिजल्टेंट होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, उनके बीच में ही कहीं होगा। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। इसको हमने माना था ए और बी के बीच एंगल माना था थीटा, तो ये थीटा रखो, ठीक। आपको पता है कि अब यहाँ पे हमने बी ले लिया है और यहाँ सॉरी यहाँ पे ए ले लिया है और यहाँ पे बी ले लिया है, तो इसका इधर कंपोनेंट अब चेंज हो जाएगा। ये इसको हमने पी माना था, इसको क्यू माना था, इसको हमने यस माना था, इसको हमने टी माना था, ठीक।
अब भाई बताओ यहाँ पे जब ए कर दिया है तो यहाँ पे अब इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा ए साइन थीटा। अगर आपको याद हो तो मैंने अल्फा माना था ए और आर के बीच एंगल, तो भाई अब ए ये है, आर ये है, तो अल्फा अब ये हो जाएगा। और बीटा हमने माना था आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, इसका मतलब ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, क्योंकि हमने ए की जगह पे बी ले लिया है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम tan बीटा कैसे आएगा वो आपको डिफाइन कर सकें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये सारा फिगर हमने पैरेललोग्राम से ड्रॉ कर लिया। अब अगर आप देखो ट्रेंगल, ट्रेंगल अगर देखो पी क्यू एस टी, देखो यहाँ पे अगर आप tan बीटा अप्लाई करो तो tan बीटा क्या होगा, tan बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए साइन थीटा अपॉन में बेस क्या है भाई, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा, तो ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर tan बीटा का। अब अगर आप tan अल्फा से कंपेयर करो तो tan अल्फा और tan बीटा में फर्क क्या है, अगर हम देखें इसको मैं लिख देता हूं भाई। tan अल्फा इक्वल टू आपने अभी पढ़ा था कि tan अल्फा होगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इन दोनों में अगर आप देखो तो आपको बस फर्क ये नजर आएगा कि जहां पे हम ए ले रखे थे अल्फा में, वहां पे क्या आ गया है, बी आ गया है tan बीटा में। बस फर्क इतना है भाई, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। बस फर्क क्या हो जाएगा, ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा, बस बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा है, अल्फा इज एंगल, बताया था मैंने, एंगल बिटवीन, अल्फा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। और अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा क्या है, बीटा भी है, बीटा है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर। बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। तो ये tan अल्फा tan बीटा हमें मिल गया। अगर आपको ए और आर के बीच पूछेगा तो tan अल्फा लगाओगे, अगर आपको बी और आर के बीच पूछेगा एंगल तो tan बीटा लगाओगे। अब अगर हम बात करें इसके केसेस की, मान लो भाई आपने क्या देखा कि r इक्वल टू जो था ना, ये आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए बी क्या है, ए और बी जो है वो ए वेक्टर का क्या है, ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। और यहां पे देखा जाए तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा में ए जो है वो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, बी क्या है, मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर। अब अगर इसका हम पहला केस ले लेते हैं कि मान लें कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो आपको पता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब अगर 90 हो गया तो आर क्या आएगा, इसमें रखो, तो आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 हो जाता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा कुछ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा ए और बी का। तो cos 90 हो जाएगा 0, तो 2ab cos 90 वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर केस सेकंड ले लेते हैं कि अगर इफ ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री अगर हो जाएगा तो आर क्या आएगा भाई, आर क्या होता है,
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू जो आएगी, r इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, ये आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। अब ये क्या होगा, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उस केस में आपको वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा दोनों के समेशन का, ठीक है। वहां पे आपको दोनों वेक्टर के एडिशन का आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम थर्ड केस की बात करें, केस थर्ड में अगर मान लें कि इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है तो क्या होगा, दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है तो क्या होगा, मान लिया कि एक वेक्टर आपका इधर है, ये आपका ए वेक्टर है, और दूसरा बी वेक्टर जो है वो इधर है। तो भाई पता है कि अगर एंटी पैरेलल होंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनके बीच का जो एंगल होगा ना, ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, या आप कह सकते हो पाई। तो यहाँ पे आप आर वाले फार्मूले में रखो, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहां से आ जाएगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब इसको आप लिख सकते हो ऐसा कुछ, भाई ध्यान से दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फार्मूला दिख रहा है, यानी कि ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से फिर यहाँ पे कैपिटल ए है, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा कैपिटल ए माइनस बी। तो यहां से r की जो वैल्यू मिलेगी ना, r इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्टेंट जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है। अब ये क्या देगा, ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा, ये आपको दे देगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, पैरेलल देख लिया, एंटी पैरेलल देख लिया और 90 देख लिया। अच्छा यहाँ पे देखा जाए, आपने क्या देखा है कि दो वेक्टर जो हैं मैक्सिमम, जब दो वेक्टर का आप एडिशन करते हो तो पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम आएगा, एंटी पैरेलल होंगे तो मिनिमम आएगा। अब अगर इनके हम रेंज की बात करें तो भाई मैक्सिमम कब आया है, आपका मैक्स आर मैक्स जो आया है वो कितना आया है, ए प्लस बी आया है, राइट। और मिनिमम कितना आया है, आर मिन जो आया है ना वो आया है ए माइनस बी। तो इसके बेसिस पर अगर हम आर को डिफाइन करें तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू जो होगी वो ए माइनस बी और ए प्लस बी के रेंज में होगा। अगर आपको रेंज डिफाइन करना है तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, यानी कि दो वेक्टर का अगर आप दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया है, फिर आपसे पूछा है कि उनका रेंज कितना हो सकता है, तो उसका रेंज होगा a माइनस बी से a प्लस बी। अब इस पर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे वेक्टर से रिलेटेड तो वहां पे इसका हम यूज करेंगे। तो आर का रेंज हमने डिफाइन कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।